बात वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब विज्ञान के इतने बड़े सिद्धांतों की नींव एक बहुत ही साधारण सी घटना में छिपी हुई है। प्राचीन यूनान की वो कहानी ना। बिल्कुल। स्रोतों में प्राचीन यूनान की एक बहुत मशहूर कहानी का जिक्र है। मैग्नस नाम का एक गडरिया था जो अपनी भेड़ों को चराने के लिए रोज पहाड़ों पर जाया करता था, और उसकी छड़ी के निचले हिस्से में लोहे की एक छोटी सी टोपी लगी हुई थी। और एक दिन अचानक उसकी वो छड़ी एक चट्टान से जोर से चिपक गई। हाँ, एकदम से। अब उस दौर में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो जाहिर सी बात है किसी पत्थर का लोहे को अपनी तरफ खींच लेना किसी बड़े चमत्कार या जादू से कम तो नहीं माना गया होगा। बिल्कुल नहीं। पर उस घटना को अगर आज के नजरिए से देखें तो विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई जादू नहीं था। सही कहा। वो चट्टान असल में एक प्राकृतिक चुंबक थी, और क्योंकि उस गडरिये का नाम मैग्नस था तो उसी के नाम पर उस विशेष चट्टान को मैग्नेटाइट नाम दे दिया गया। मैग्नेटाइट। हाँ। प्रकृति में ऐसे चुंबक अपने आप बनते हैं, और मतलब इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये बस खुरदरे पत्थरों की तरह दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने इस प्राकृतिक शक्ति को समझा, उसने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया, और यहीं से कृत्रिम चुंबकों का निर्माण शुरू हुआ। इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझना जरूरी है। प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं जैसे कि मैग्नेटाइट, वो प्रकृति से सीधे मिलते हैं, लेकिन इनकी शक्ति सीमित होती है, और इनका जो ये टेढ़ा-मेढ़ा आकार है वो मशीनों में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता। इसीलिए इंसानों ने लोहे के टुकड़ों को कृत्रिम रूप से चुंबक में बदलना सीख लिया। बिल्कुल। और स्रोतों में शामिल कुछ रेखा चित्रों पर गौर करें तो कारखानों में या प्रयोगशालाओं में बनने वाले कृत्रिम चुंबकों के कई रूप देखने को मिलते हैं। हाँ, और हमारे स्रोत में जो चित्र दिए गए हैं उनका संदर्भ लेते हुए मैं बता दूं कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कृत्रिम चुंबक मुख्य रूप से 4 आकारों में बनाए जाते हैं। 4 मुख्य आकार। हाँ, एक आयताकार पट्टी जैसा छड़ चुंबक, एक गोल पाइप के आकार का बेलनाकार चुंबक, और अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह मुड़ा हुआ नाल चुंबक, और एक वो जिम के डंबल जैसा। हाँ, गोलांत चुंबक जिसके दोनों सिरे गोल होते हैं। इन अलग अलग आकारों के पीछे का कारण यही है कि हर उपकरण की जरूरत अलग होती है, और हर आकार के पीछे एक खास इंजीनियरिंग छिपी होती है। उदाहरण के लिए नाल चुंबक को यू आकार में मोड़ने का मुख्य कारण यह है कि ऐसा करने से चुंबक की दोनों ताकतवर जगहें एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल, जिससे उस हिस्से में चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। भारी मशीनों या मोटरों में यही आकार सबसे ज्यादा काम आता है। पर आकार चाहे जो भी हो, चुंबक का जो मूल स्वभाव है और उसका जो अदृश्य प्रभाव है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। इस अदृश्य प्रभाव को साबित करने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही मजेदार प्रयोग का वर्णन किया गया है। वो जादुई प्रयोग? हाँ, एक प्लास्टिक के कप के अंदर एक चुंबक को रखकर उसे कागज से ढक दिया जाता है। फिर एक लोहे के क्लिप को धागे से बांधकर कप के ठीक नीचे लाया जाता है, और फिर बिना किसी सहारे के, बिल्कुल बिना किसी भौतिक संपर्क के, वो क्लिप हवा में किसी पतंग की तरह स्थिर हो जाता है। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल वहां काम ही नहीं कर रहा हो। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलता है वो भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक को अपना काम करने के लिए लोहे को सीधा छूने की कोई आवश्यकता नहीं होती। चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा होता है जो हर चीज के पार जा सकता है, लगभग हर चीज के पार। ये चुंबकीय प्रभाव हवा, कागज और प्लास्टिक जैसी अचुंबकीय चीजों के आर पार भी पूरी क्षमता से काम करता है। इसीलिए वो क्लिप हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। एकदम सही। पर ये अदृश्य बल हर चीज पर असर नहीं करता ना, और यहीं पर पदार्थों का वर्गीकरण सामने आता है। हाँ, वर्गीकरण। नोट्स में स्पष्ट रूप से पदार्थों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, चुंबकीय और अचुंबकीय। जो चीजें चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट। और इसके विपरीत जिन चीजों पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अचुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे कि प्लास्टिक, चमड़ा और लकड़ी। ये वर्गीकरण रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि अक्सर ये गलतफहमी होती है कि हर धातु चुंबक से चिपकती है, लेकिन सोना, चांदी या एल्यूमिनियम पूरी तरह से अचुंबकीय हैं। केवल विशिष्ट संरचना वाली धातुएं ही चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिक्रिया देती हैं। इसी बात पर स्रोतों में एक बहुत ही विशिष्ट और दिलचस्प सवाल पूछा गया है, क्या मिट्टी चुंबकीय है? ये बहुत अच्छा सवाल है।
इसका उत्तर ये है कि मिट्टी स्वयं तो अचुंबकीय है, लेकिन उसमें लोहे के बारीक कण मौजूद हो सकते हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं। हाँ, अक्सर जब कोई चुंबक जमीन या रेत पे गिर जाता है तो उस पर काले काले छोटे कण चिपक जाते हैं। कण मिट्टी नहीं बल्कि लोहे के अंश होते हैं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। मिट्टी का अपना कोई चुंबकीय गुण नहीं होता, लेकिन हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह में कई तरह के खनिज और धातुएं घुली हुई हैं। लोहे के वे अत्यंत सूक्ष्म कण चुंबक की ओर खींचे चले आते हैं। नोट में आगे बढ़ने पर एक तस्वीर ध्यान खींचती है। कौन सी वाली? यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के बीच रखा गया है और ये साफ देखा जा सकता है कि बुरादा चुंबक के बीच वाले हिस्से में बहुत कम चिपका है। हाँ, जबकि उसके दोनों किनारों पर बहुत ही घने गुच्छे बन गए हैं। इस दृश्य से ये नियम स्पष्ट होता है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति पूरे चुंबक में एक समान नहीं होती, बल्कि उसके सिरों पर सबसे अधिक होती है। और इन्हीं सिरों को विज्ञान में चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। चुंबक के ध्रुवों की अवधारणा विज्ञान का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। दुनिया के हर चुंबक में, चाहे उसका आकार या प्रकार कुछ भी हो, हमेशा दो ध्रुव होते हैं। सारी चुंबकीय ऊर्जा इन्हीं दोनों किनारों पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि लोहे का बुरादा बीच में न चिपककर किनारों की तरफ भागता है। बिल्कुल, और चुंबक की यही विशेषता इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बनी। हाँ, और वो बदलाव एक प्राचीन कहानी से जुड़ा है जो दिशाओं की पहचान के बारे में है। चीन के सम्राट वाली कहानी? हाँ, स्रोतों में चीन के सम्राट हुआंग टी का जिक्र है, जिनके पास एक ऐसा जादुई रथ था जिसने नेविगेशन का पूरा इतिहास बदल दिया। कैसे? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस रथ पर एक महिला की मूर्ति लगी हुई थी, जिसकी एक फैली हुई भुजा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही इशारा करती थी। मतलब रथ कैसे भी घूमे, मूर्ति दक्षिण की तरफ ही रहती थी। बिल्कुल, चाहे रथ को किसी भी दिशा में घुमाया जाए, वो मूर्ति घूमकर वापस दक्षिण की तरफ ही स्थिर हो जाती थी। इससे सम्राट को घने कोहरे या अनजान जगहों पर भी सही दिशा पहचानने में मदद मिलती थी। इस ऐतिहासिक घटना को अगर विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये कोई जादू नहीं था, बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े तकनीकी आविष्कारों में से एक था। दिशाओं का ज्ञान होना उस समय बहुत जरूरी था। हाँ, युद्ध के मैदान में या व्यापारिक यात्राओं के दौरान जब सूरज या तारे दिखाई नहीं देते थे, तब दिशाओं का ज्ञान होना जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाता था। सम्राट हुआंग टी के रथ की वो मूर्ति असल में एक प्राकृतिक चुंबक से बनी थी, जिसे स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए धुरी पर लगाया गया था। इस कहानी के पीछे जो वैज्ञानिक नियम काम कर रहा था, वो हमारी सामग्री में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। उत्तर दक्षिण वाला नियम? हाँ, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। जो सिरा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इस नियम का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी छड़ चुंबक को धागे से बांधकर हवा में स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए और उसे जोर से घुमा दिया जाए, तो वो तब तक घूमता रहेगा जब तक उसकी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती। और जब वो रुकेगा तो उसका संरेखन हमेशा पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की सीध में ही होगा। इसी प्राकृतिक नियम ने आगे चलकर दिक्सूचक, जिसे कंपास भी कहा जाता है, उसके निर्माण का रास्ता साफ किया। कंपास के बारे में हमारे नोट्स में भी दिया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक कंपास, जो एक छोटी सी डिब्बी या घड़ी जैसा उपकरण होता है, जिसके अंदर एक हल्की चुंबकीय सुई लगी होती है, जो एक धुरी पर स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। हाँ, और इस सुई का एक सिरा हमेशा उत्तर की ओर इशारा करता है। डायल पर बाकी दिशाएं भी अंकित होती हैं। समुद्री यात्राओं के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी यंत्र साबित हुआ, क्योंकि इसके जरिए नाविक कभी भी अपनी दिशा तय कर सकते थे। कंपास असल में उसी लटके हुए चुंबक वाले प्रयोग का एक परिष्कृत और तकनीकी रूप है। अब एक भारी चुंबक को हर जगह धागे से लटकाकर ले जाना तो व्यावहारिक नहीं था ना। जाहिर सी बात है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही हल्की चुंबकीय सुई का इस्तेमाल किया, जिसे एक सुरक्षित डिब्बी में बंद कर दिया गया। जब उत्तर दिशा का सटीक ज्ञान हो जाता है तो उसके आधार पर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण का पता लगाना बेहद सरल हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे खुद भी बना सकते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक विधि बताई गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति लोहे के एक साधारण टुकड़े को चुंबक में बदल सकता है। इसे एक स्पर्श विधि कहा जाता है। बिल्कुल,
लोहे की एक छड़ को मेज पर रखा जाता है, फिर एक चुंबक के किसी एक ध्रुव को लोहे के एक सिरे पर रखकर उसे बिना उठाए दूसरे सिरे तक घिसा जाता है। चुंबक को उठाकर वापस पहले सिरे पर लाया जाता है और इस प्रक्रिया को एक ही दिशा में 30 से 40 बार दोहराया जाता है। इस विधि में ये सावधानी रखना जरूरी है कि रगड़ने की दिशा और चुंबक का ध्रुव बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। इस प्रक्रिया के पीछे का जो विज्ञान है वो बहुत ही अद्भुत है। एक साधारण लोहे के टुकड़े के अंदर लाखों करोड़ों सूक्ष्म चुंबकीय कण होते हैं, लेकिन वे सभी अलग अलग दिशाओं में बिखरे हुए होते हैं, मतलब अव्यवस्थित होते हैं। हाँ, उनकी ये अव्यवस्थित स्थिति एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देती है, इसलिए लोहा चुंबक जैसा व्यवहार नहीं करता। लेकिन जब उस पर एक शक्तिशाली चुंबक को बार बार एक ही दिशा में रगड़ा जाता है तो वे सारे सूक्ष्म कण एक कतार में एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और वो चुंबक बन जाता है। इसी व्यवस्था के कारण वो साधारण लोहा एक कृत्रिम चुंबक बन जाता है। दिशा बदलने से मना इसलिए किया जाता है क्योंकि विपरीत दिशा में रगड़ने से वो व्यवस्था फिर से बिगड़ जाएगी। इस नवनिर्मित चुंबक से अपना खुद का कंपास बनाने की विधि भी स्रोतों में शामिल है। वो पानी वाला प्रयोग। हाँ, चुंबक बनी हुई लोहे की सुई को एक कॉर्क या फोम के टुकड़े में फंसाकर पानी से भरे एक प्याले में तैरा दिया जाता है। क्योंकि फोम पानी पर तैरता है, इसलिए सुई को बिना किसी घर्षण के स्वतंत्र रूप से घूमने का मौका मिल जाता है और कुछ ही पलों में वो तैरता हुआ कॉर्क खुद को उत्तर दक्षिण दिशा में सेट कर लेता है। बिल्कुल, ये प्रयोग ये साबित करता है कि दिशा खोजने के लिए किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ होनी चाहिए। पानी पर तैरने वाली वो सुई पूरी तरह से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ जाती है और एकदम एक घरेलू कंपास की तरह काम करने लगती है। इसके बाद नोट्स में खिलौनाकारों के एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के माध्यम से आकर्षण और प्रतिकर्षण के नियमों को समझाया गया है। आकर्षण और प्रतिकर्षण। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि दो खिलौना कारों की छतों पर छड़ चुंबक बांध दिए गए हैं। जब कारों को इस तरह आमने सामने रखा जाता है कि दोनों चुंबकों के समान ध्रुव यानी दोनों दक्षिणी ध्रुव या दोनों उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के सामने हों, तो कारें एक अदृश्य बल के कारण एक दूसरे से दूर भागने लगती हैं। प्रतिकर्षण के कारण। हाँ, लेकिन जब असमान ध्रुवों को आमने सामने रखा जाता है तो कारें तेजी से एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं और टकरा जाती हैं। ये उदाहरण ब्रह्मांड के एक बहुत ही मौलिक बल को दर्शाता है। इसे चुंबकत्व का बुनियादी नियम कहा जाता है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। बिल्कुल, समान ध्रुवों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है, यानी वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और असमान ध्रुवों के बीच हमेशा आकर्षण होता है, यानी वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यही नियम आगे चलकर आधुनिक मोटरों और कई भारी मशीनों के निर्माण का आधार बना। पर इन सभी चमत्कारी गुणों के बावजूद चुंबक की शक्ति हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामग्री के अगले हिस्से में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई है कि चुंबक अपनी शक्ति कब खो देता है। 3 मुख्य कारण बताए गए हैं इसके लिए। हाँ, चुंबक को आग पर गर्म करना, उसे हथौड़े से जोर से पीटना और उसे बार बार ऊंचाई से जमीन पर गिराना। इन तीनों ही स्थितियों में चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, जिसे डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। इसे भी उसी सूक्ष्म कणों वाली व्यवस्था के नजरिए से समझना होगा। जब लोहे को चुंबक बनाया गया था तो सारे कण एक सीध में व्यवस्थित हो गए थे। लेकिन जब चुंबक को आग में गर्म किया जाता है तो तापीय ऊर्जा के कारण वे कण बहुत तेजी से हिलने लगते हैं और उनकी कतार टूट जाती है। और हथौड़े से पीटने पर भी यही होता है। बिल्कुल, हथौड़े की चोट या ऊंचाई से गिरने पर जो जोरदार झटका लगता है वो भी कणों की उस व्यवस्था को पूरी तरह से बिखेर देता है। जब कण वापस अव्यवस्थित हो जाते हैं तो चुंबक अपनी शक्ति पूरी तरह खो देता है। इस नुकसान से बचने के लिए चुंबकों के उचित रखरखाव के कुछ तरीके भी बताए गए हैं। छड़ चुंबकों को हमेशा जोड़े में रखा जाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके असमान ध्रुव एक दूसरे के पास हों। और उनके बीच में लकड़ी लगानी चाहिए। हाँ, उनके बीच में लकड़ी का एक टुकड़ा रखा जाना चाहिए और दोनों सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े लगाए जाने चाहिए। नाल चुंबक के मामले में उसके दोनों ध्रुवों को जोड़ते हुए लोहे का एक टुकड़ा लगा देना चाहिए। एक जरूरी सावधानी और भी है। कौन सी? चुंबकों को मोबाइल फोन, टेलीविजन और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रखने की सख्त हिदायत दी गई है। ऐसा क्यों? इन रखरखाव के तरीकों के पीछे भी ठोस विज्ञान है। चुंबकों को अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो समय के साथ उनकी चुंबकीय शक्ति वातावरण में लीक होने लगती है। अच्छा।
सिरों पर लोहे के टुकड़े लगाने से चुंबकीय क्षेत्र उसी लोहे के अंदर गोल गोल घूमता रहता है और बाहर बर्बाद नहीं होता। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सवाल है, आजकल की स्क्रीन और डेटा स्टोर करने वाली मेमोरी में बहुत ही संवेदनशील चुंबकीय घटकों का इस्तेमाल होता है। तो अगर शक्तिशाली चुंबक पास आया तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, बाहरी चुंबक अगर इनके करीब आ जाए तो वो इनके अंदर की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है, जिससे डेटा हमेशा के लिए मिट सकता है या स्क्रीन हमेशा के लिए खराब हो सकती है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु यही रहा कि प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट से शुरू हुई ये यात्रा कितनी आगे तक आ गई है। एकदम सही। हमने बहुत ही संक्षेप में जाना कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं, जबकि प्लास्टिक और लकड़ी अचुंबकीय हैं। हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, जहां शक्ति सबसे अधिक होती है। कंपास और आकर्षण प्रतिकर्षण के नियम भी हमने समझे। हाँ, कि कैसे स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है और समान ध्रुव दूर भागते हैं, जबकि असमान ध्रुव पास आते हैं। इस ज्ञान की प्रासंगिकता सिर्फ कक्षा 6 की विज्ञान की किताब तक सीमित नहीं है। आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इन्हीं चुंबकीय नियमों पर चल रही है। कैसे? हेडफोन से लेकर बड़े स्पीकर्स तक आवाज पैदा करने के लिए चुंबकों के आकर्षण और प्रतिकर्षण का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेनें पटरियों को छुए बिना हवा में तैरते हुए दौड़ती हैं, और इसका कारण भी चुंबकों का शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल ही है। नेविगेशन सिस्टम का पूरा इतिहास इसी उत्तर दक्षिण नियम। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, तो अभी व्हाट्सएप नंबर 92299-09706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।